हेलो दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 9th के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया था, डिस्कस किया था। आगे हम उसको जारी रखेंगे, ठीक है। तो कल 30 क्वेश्चन तक हुआ था, आगे उससे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 31वां क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहलाता है, ठीक है। तो देखिए, कोशिका का जो नियंत्रण कक्ष होता है क्या है? केंद्रक होता है, ठीक है। कोशिका भित्ति बनी होती है, ठीक है। अब जनरली हम लोग यही समझते हैं कि कोशिका भित्ति किससे, केवल सेल्यूलोज से बनी होती है, लेकिन नहीं। कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज भी होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड भी होते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड हैं, तो बी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन है, ठीक है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन तो होंगे ही, ठीक है। उसके बाद सी वाला ऑप्शन कह रहा है पेक्टिन से, तो पेक्टिन भी एक मटेरियल है, कंपाउंड है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति में ये तीनों होते हैं, सेल्यूलोज भी होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड भी होते हैं, पेक्टिन भी होता है। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी से। 33वां क्वेश्चन कह रहा है, कोशिका के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो कोशिका के बारे में जो गलत सूचना है जो गलत इन्फॉर्मेशन है, उसको हमको पता करना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है, कोशिका में आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं। तो जानते ही हैं, कोशिका अगर जीवन की इकाई है, किसी भी जीव की इकाई है, तो कोशिका में आनुवांशिक सूचनाएं निहित ही होंगी, ठीक। ये स्वतः जीवन है, सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूर्ण कर सकती है। तो सही बात है, कोशिका में ही जीवन के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होती हैं। इनमें स्वतंत्र रूप से गुणन करने की क्षमता नहीं होती है, ये गलत कथन है। क्योंकि कोशिकाओं में क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है, जिसकी वजह से एक कोशिका से कई कोशिकाएं बनती हैं। तो मतलब कोशिकाओं का गुणन हो रहा है, ठीक है। तो ये वाली जो कथन है कि इनमें स्वतंत्र रूप से गुणन करने की क्षमता नहीं होती, ये क्या है? कोशिका के बारे में असत्य है, यानी सत्य नहीं है। तो 33वें क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। डी ऑप्शन देख लेते हैं। ये एक समान रासायनिक संगठन तथा उत्पादचयी क्रियाएं दर्शाती हैं। तो एक प्रकार की जितनी भी कोशिकाएं हैं, उनका रासायनिक संगठन और उनमें होने वाली क्रियाएं क्या होंगी? एक समान होंगी। तो 33वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। 34वां क्वेश्चन कह रहा है, पादप के किस भाग में सक्रिय कोशिका विभाजन होता है? तो देखिए, जब जीवों में, पेड़ पौधों में या फिर जंतुओं में वृद्धि होती है, तो उस दौरान क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है, जिस वजह से अंग में नए अंग बनते हैं या फिर अंगों में वृद्धि होती है। अब यहाँ पौधे के बारे में बात किया गया, तो पौधों के देखिए, जड़ जो होते हैं नीचे की तरफ बढ़ते हैं और गहरे होते जाते हैं। तो कैसे गहरे होंगे? उनका कोशिका विभाजन होगा, कोशिका में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से जड़ में क्या होगी? वृद्धि होगी। और तने के शीर्ष में, जब पेड़ बढ़ता है तो ऊपर तने की तरफ से ही बढ़ता है, तो तने के शीर्ष में भी कोशिका विभाजन होगा, सक्रिय कोशिका विभाजन होगा, तब पेड़ की लंबाई क्या होगी? बढ़ेगी, या फिर अन्य भाग बनेंगे उसके। तो इस वजह से 34वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है, जड़ और तने के शीर्ष में। 35 क्वेश्चन कह रहा है, खाद्य पदार्थों को स्थानांतरित करने का कार्य किस ऊतक द्वारा किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों को स्थानांतरित करने का कार्य पोषवाह ऊतक द्वारा किया जाता है, ठीक है। रक्त कैसा ऊतक है? तो रक्त देखिए, तरल संयोजी ऊतक है, तो यहाँ केवल संयोजी ऊतक बोला गया है। तो रक्त कैसा है? संयोजी ऊतक है। और रक्त ही एकमात्र ऐसा ऊतक है जो तरल अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। निम्नलिखित में से सबसे कठोर ऊतक है? तो अस्थि जो होती है वो सबसे कठोर ऊतक होती है। तो 37वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है, अस्थि। अपुष्पोभिद पादपों में होता है। तो 38वें क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन, पुष्प फल एवं बीज नहीं बनते हैं। तो 38 का ऑप्शन नंबर डी सही है। घरों में पाया जाने वाला सरीसृप है। तो घर में देखिए, अच्छा, सरीसृप क्या होता है? जंतुओं का एक वर्ग होता है, जिसके अंदर हमारे सांप आ जाते हैं, छिपकली है, उसके बाद कछुआ है, मगरमच्छ हैं, घड़ियाल हैं, ये सब क्या है? सरीसृप वर्ग में आते हैं। तो छिपकली देखिए हमारे घरों में पाई जाती है, ठीक है। तो घरों में पाया जाने वाला सरीसृप कौन है? छिपकली है। तो 39वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ए ऑप्शन, छिपकली। जैव मंडल किससे बना होता है? तो जैव मंडल देखिए है क्या? पृथ्वी पर एक भाग पाया जाता है जिसको हम लोग जैव मंडल बोलते हैं। और पृथ्वी के अन्य भौतिक भागों में देखिए क्या होता है? एक स्थल मंडल होता है, वायुमंडल होता है और जल मंडल होता है। और इन तीनों मंडलों के कुछ हिस्सों में क्या होते हैं? जीव पाए जाते हैं। तो इन तीनों मंडलों का वह हिस्सा जहाँ पे जीव पाए जाते हैं क्या कहलाएगा? जैव मंडल कहलाएगा। तो इस वजह से 40वें का ऑप्शन नंबर सी सही है, जीव तथा स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल के उस भाग को जिसमें जीवों का निवास हो, उससे क्या बनता है? जैव मंडल। तो 40वें का ऑप्शन नंबर सी सही है।
वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन है, देखने में तो सीधा लग रहा है कि इसका त्वरण होगा, अब मतलब लिखा भी दिया जाता है कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता त्वरण को दर्शाती है, लेकिन दरअसल ये होता कैसे, मैं इसको बताता हूँ मैथमेटिकली, मैथ का प्रयोग करके मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो देखिए, ये हो गया हमारा एक ग्राफ। अब मान लीजिए मैं एक कंडीशन ले रहा हूँ कि वेग और समय के बीच क्या है, एक सीधी रेखा है, ठीक है। तो हमको प्रवणता निकालना है, तो देखिए मैं 2 समय अंतराल ले रहा हूँ। ये t1 है और ये t2 है। इसके करेस्पॉन्डिंग v वाले वेग वाले अक्ष पे क्या हो गया v1, और ये क्या हो जाएगा v2 हो जाएगा। और इसको मैं ऐसे मिला दे रहा हूँ, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। प्रवणता होता क्या है, यम से इसको दर्शाते हैं, और यम बराबर क्या होता है, tan थीटा के बराबर होता है। अगर इस त्रिभुज में हम देखें, इसको नाम दे दें ABC, tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा BC क्या लंब, और AB क्या है, आधार। अब BC हमको कैसे प्राप्त होगा, ये वाला डिस्टेंस, तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस या फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होगा। तो अगर ये वाला और ये वाला, इस डिस्टेंस को हमको निकालना, तो क्या करें, इतने में से, इस पूरे डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस निकाल लें। तो BC निकालना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1 बटा ये डिस्टेंस चाहिए AB। तो यहाँ से यहाँ तक T2 है और यहाँ से यहाँ तक T1 है, तो इसको निकालना हो तो T2 में से T1 घटा दें, ठीक है। तो अभी क्या है, डेल्टा V हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, डेल्टा T। अब देखिए डेल्टा V क्या दर्शा रहा है, वेग में परिवर्तन, और नीचे क्या है, डेल्टा T समय अंतराल को दर्शा रहा है। तो डेल्टा V अपन डेल्टा T होता क्या है, क्या दर्शाता है, त्वरण को दर्शाता है, ठीक है। क्या दर्शाता है, त्वरण। वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो देखिए ये क्या आ गया, त्वरण आ गया। तो वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, त्वरण प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें बहुत से कंडीशन और हैं, अगर आप लोग कैलकुलस पढ़े होते तो मैं और जनरल टर्म लेके आपको इसको समझाता, लेकिन ये चीज़ें आपको और आसानी से समझ में आ सकती हैं सरल रेखा से, ठीक है। बाकी अगर मैं 11th का पढ़ाऊँगा तो इस चीज़ को और डिटेल में पढ़ाऊँगा। अगला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ वाला चीज़ समझ में आएगा आपको। तो 41वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही है, त्वरण। और मैंने आपको निकाल के दिखा भी दिया त्वरण कैसे आ रहा है, ठीक है। 42वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो इनमें से असत्य कथन हमको प्राप्त करना है। तो ए ऑप्शन कह रहा है दूरी का मान विस्थापन के मान से अधिक या बराबर होता है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे हम लोग जब गति वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें एक इक्वेशन लिखते हैं या फिर इनइक्वालिटी लिखते हैं, इनइक्वालिटी ही कहेंगे, दूरी विस्थापन, ठीक है। तो दूरी बड़ा है या बराबर है किसके, विस्थापन के। इसका मतलब ये है दूरी का जो न्यूनतम मान है वो विस्थापन के बराबर हो सकता है, ठीक है, और दूरी विस्थापन से अधिक भी हो सकती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, दूरी का मान विस्थापन के मान से अधिक या बराबर होता है, तो ये वाला कथन तो सत्य है। दूसरा कह रहा है किसी गतिमान वस्तु के द्वारा चली गई दूरी का मान शून्य हो सकता है। देखिए अगर दूरी क्या होती है, किसी भी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, ठीक है। अब कोई वस्तु चल रहा है, गतिमान है, तो उसके द्वारा चली गई दूरी कभी भी शून्य नहीं होगी। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, तो यही इसके द्वारा चली गई दूरी है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चला आया, तो ये दूरी प्लस ये दूरी उसके द्वारा चली गई दूरी। तो जब अगर कोई वस्तु चलना प्रारंभ कर दिया है, गतिमान हो गया है, तो अवश्य कोई ना कोई दूरी तय करेगा। तो दूरी का मान गतिमान वस्तु के लिए कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा चली गई दूरी का मान शून्य हो सकता है। तो असत्य कथन कौन है, बी वाला। सी वाला ऑप्शन देखते हैं, यदि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस लौट आए तो उसका विस्थापन शून्य होता है। ये क्या है, सत्य कथन है। अब जैसे देखिए यहाँ पे एक वस्तु है, यहाँ से चलना प्रारंभ की, यहाँ पहुँची, यहाँ के बाद यहाँ आई, यहाँ के बाद ऐसे इधर आई, इधर को आई, और फिर अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आई। अब विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु के
अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अब देखिए, जब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति सेम है तो उनके बीच कोई दूरी होगी क्या? नहीं होगी, ठीक है, उनके बीच कोई डिस्टेंस नहीं है, तो विस्थापन क्या होगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो जब किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति एक ही हो तो उसका विस्थापन क्या होता है? शून्य होता है। तो सी वाला ऑप्शन क्या होता है? सही है। विस्थापन एक सदिश राशि है, ये भी सही बात है। विस्थापन क्या होता है? सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है? क्योंकि विस्थापन में एक निश्चित दिशा होती है। और जैसे अगर मैं कहूँ कोई वस्तु है, यहाँ से देखिए यहाँ आया, यहाँ से आने के बाद यहाँ आया, यहाँ से आने के बाद यहाँ, यहाँ से आने के बाद यहाँ, तो विस्थापन इसका क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। तो विस्थापन की दिशा अंतिम प्रारंभिक बिंदु से लेके अंतिम बिंदु तक मिला देंगे और ये क्या है? विस्थापन की दिशा को दर्शा रहा है, ठीक है। तो विस्थापन एक सदिश राशि है। अच्छा, इसमें दिशा है केवल इस वजह से सदिश राशि नहीं है, क्योंकि ये सदिशों के नियमों का पालन करता है, इस वजह से क्या है? सदिश राशि है। तो सदिश वे राशियाँ जिनमें परिमाण हो और दिशा हो, ठीक है, ये तो जरूरी कंडीशन है ही कि वह सदिश राशि के लिए, लेकिन एक कंडीशन और भी है कि वो सदिश के नियमों का पालन करे, ठीक है। तो सदिश राशि होने के लिए क्या जरूरी है? उस राशि में परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता है, साथ में वह सदिश के नियमों का पालन करे, तब जाके हम उसको क्या बोलेंगे? सदिश राशि। अब जैसे देखिए, विद्युत धारा होता है ना, विद्युत धारा में परिमाण तो होता ही है, दिशा भी होती है, लेकिन वह सदिश के नियमों का पालन नहीं करता है। इस वजह से विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, निम्न में से 43वां, निम्न में से किस युग्म के मात्रक समान नहीं है? चाल व वेग। तो चाल और वेग के मात्रक मीटर पर सेकंड होते हैं, तो इनके मात्रक तो समान है। ऊष्मा और ऊर्जा, ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का ही एक रूप है, तो ऊष्मा और ऊर्जा दोनों के मात्रक क्या होते हैं? जूल होते हैं। सी कह रहा कार्य और ऊर्जा, देखिए इन दोनों के भी मात्रक सेम होते हैं, जूल। डी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? बल और दाब। तो देखिए, बल क्या है? बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या फिर परिवर्तन करने की कोशिश करता है, ठीक है। दाब क्या है? किसी भी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो दरअसल दाब का मात्रक क्या हो जाता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो 43वें का डी वाला ऑप्शन क्या है? बल और दाब के मात्रक क्या है? समान नहीं है, ठीक है। 44वां एक न्यूमेरिकल है। 44वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 44वां क्वेश्चन। एक कार 108 किमी प्रति घंटा के वेग से गतिमान है। ब्रेक लगाने के बाद यह 4 सेकंड में रुक जाती है। ब्रेक द्वारा आरोपित बल का मान क्या होगा यदि यात्रियों सहित कार का कुल द्रव्यमान 1000 किग्रा है, ठीक है। तो वेग क्या दे रखा है? u, इतने के वेग से गतिमान है, 108 किमी प्रति घंटा। तो इसको हम चेंज करेंगे 108 गुणे 1000 बटा 3600, ये क्या हो जाएगा? मीटर, और ये क्या हो जाएगा? सेकेंड, ठीक है। ये इन दोनों से कट जाएगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 30 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो u का मान क्या आ गया? 30 मीटर प्रति सेकेंड। v क्या कर रहा है? ब्रेक लगने के बाद गाड़ी रुक जा रही है, तो उसका अंतिम वेग क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है? डेल्टा t, ये लग रहा है 4 सेकेंड, क्या 4 सेकेंड लग रहा है। बल, ब्रेक द्वारा आरोपित बल का मान क्या होगा? यदि देखिए F बराबर क्या होता है? यम ए, न्यूटन के द्वितीय नियम से। तो ए को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, वेग में परिवर्तन यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल, ठीक है। बाकी मान रख देते हैं। अच्छा, यम द्रव्यमान कितना दे रखा है? यम बराबर दे रखा है 1000 kg। तो यम का मान रखते हैं 1000। वी का मान क्या है? वी का मान 0 है। यू का मान क्या है? 30, और डेल्टा टी, टी का मान क्या है? 4।
तो एफ का मान कितना आ जाएगा वहाँ यहाँ से माइनस 75 न्यूटन, 7500 न्यूटन। अब देखिए यहाँ पे माइनस में क्यों आ रहा है, माइनस में आने का मतलब क्या है, सिस्टम पर बाहर से बल लगाया गया है। सिस्टम हमारा क्या है, कार है, तो कार पर बाहर से ब्रेक द्वारा बल लगाया गया है, इस वजह से क्या है माइनस में दर्शा रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 44 का बी वाला ऑप्शन, ठीक है, 7500 न्यूटन। 45वां क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 रह जाता है। पृथ्वी पर एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। तो जी स्मॉल जी का मान दे रखा है 9.8 न्यूटन पर किग्रा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले इसका जो वस्तु का भार दे रखा है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर इसका द्रव्यमान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है भार का, W/mg। तो W हमारा कितना दे रखा है 980, एम का मान निकालना है, जी का मान 9.8 है, तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉल्व करेंगे तो एक आ जाएगा 100 किग्रा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, द्रव्यमान जो है ब्रह्मांड में कहीं भी चला जाए कोई वस्तु, उसका द्रव्यमान क्या होगा, नहीं बदलने वाला। भार जो होता है वो उस ग्रह पे गुरुत्वाकर्षण बल कितना है उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन द्रव्यमान का मान ब्रह्मांड में हर जगह क्या होता है, नियत होता है। तो अगर ये वस्तु जो है इसका द्रव्यमान पृथ्वी पर 100 किग्रा है, तो अगर इसका द्रव्यमान पृथ्वी पर 100 किग्रा है तो चंद्रमा पर भी इसका द्रव्यमान क्या होगा, 100 किग्रा ही होगा। तो 45वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 100, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रहा है ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। तो ऊर्जा का मात्रक निकालने के लिए पहले कार्य का फार्मूला देखते हैं। तो W बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। तो अगर यहाँ से मैं निकालूँ तो बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर, ठीक है। तो न्यूटन मीटर। अब कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता होती है। तो अब देखिए यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, न्यूटन मीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर। तो 46वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन न्यूटन मीटर। 47वां क्वेश्चन है किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर फेंकने पर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जाएं दोनों बढ़ेंगी, गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों नियत रहेंगी, ठीक है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है 1/2 mv² होती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है mgh, ठीक है। तो अगर हाइट बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर हाइट बढ़ रहा है तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा का मान तो बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ गतिज ऊर्जा पे आ जाते हैं, जैसे जैसे वस्तु ऊपर की तरफ जाती है उसका वेग कम होता जाता है। अगर वेग का मान कम हो जा रहा है तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा कम होगी और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। तो पहला ऑप्शन कह रहा है गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, ये नहीं हो सकता। दूसरा कह रहा है स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक, हाँ स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। बाकी अन्य ऑप्शन देखते हैं, गतिज और स्थितिज ऊर्जाएं दोनों बढ़ेंगी। देखिए गतिज ऊर्जा घटेगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो सी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। गतिज और स्थितिज ऊर्जाएं दोनों नियत रहेंगी, नहीं, एक स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा घटेगी, लेकिन दोनों के मान का योग क्या होगा, वो नियत रहेगा, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यहाँ लगेगा। तो 47वें क्वेश्चन में केवल बी ऑप्शन सही है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। और 48वां क्वेश्चन, वायु में दो तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात 4:3 है, तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है तरंग गति के लिए, v बराबर n लेमडा। v क्या है, तरंग का वेग है, n क्या है, आवृत्ति है, और लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। तो आवृत्तियों का अनुपात n1 संबंध n2 कितना दे रखा है, 4:3, ठीक है। तो अब देखिए दो तरंग हैं, ठीक है, वाई में जब चल रही हैं तो उनका वेग क्या होगा, बराबर होगा, वेग बराबर होगा, यानी v1 बराबर क्या है, v2 है। तो n1 λ1 बराबर क्या हो जाएगा, n2 λ2, ठीक है। और n1 बटा n2 बराबर क्या हो जाएगा,
λ2/λ1। n1/n2 क्या है 4/3 है। ये क्या है λ2/λ1। अगर λ1/λ2 का मान निकालना हो तो हमें क्या मिलेगा 3 संबंधे 4। तो इस हिसाब से λ1 संबंधे λ2 कितना आ गया 3 संबंधे 4। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 48 का सी वाला। 49 अनुदैर्ध्य तरंग की रचना होती है एक संपीड़न और एक विरलन से, एक श्रृंग और एक गर्त से, कभी ए से तो कभी बी से, उपरोक्त में से किसी में से नहीं। तो देखिए अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है जब वो किसी माध्यम में संचरित होती है तो संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। यानी मतलब माध्यम में किसी जगह क्या हो जाएगा संपीड़न हो जाएगा, मतलब माध्यम के कण पास पास आ जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा संपीड़न हो जाएगा, और किसी जगह क्या होगा कण दूर दूर हो जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है विरलन होता है। अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं वो श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो 49 का ए वाला ऑप्शन सही है, एक संपीड़न और एक विरलन के रूप में तरंग की अनुदैर्ध्य तरंग की रचना होती है। 50वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 50वें क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि एक कण है जो गति कर रहा है। ठीक है, वो यहाँ से इस वाले पॉइंट से चलना शुरू कर रहा है और एक अर्धवृत्ताकार पथ पे होते हुए यहाँ तक पहुँचता है, और यहाँ से फिर क्या होता है दूसरे अर्धवृत्ताकार पथ पे चलते हुए बिंदु ई तक पॉइंट ई तक आ जाता है। ठीक, अब इसका क्या पूछ रहा है विस्थापन पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ये वाला जो पथ है इसकी त्रिज्या क्या है 7 सेमी और इस वाले पथ की त्रिज्या क्या है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है विस्थापन निकालना है। तो प्रारंभिक बिंदु क्या है ए है और अंतिम बिंदु क्या है ई है। ठीक है, तो ये जो दूरी है प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की यही क्या हो जाएगी कण का विस्थापन हो जाएगा। तो कण का विस्थापन क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, अब ई क्या है देखिए यहाँ से यहाँ तक इस वृत्त का व्यास कवर कर रहा है और यहाँ से यहाँ तक इस अर्धवृत्त का व्यास कवर कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका त्रिज्या दे रखा है 7 सेमी, तो व्यास क्या हो जाएगा 2 × 7 प्लस यहाँ पे इसका व्यास हो रहा है 3.5, तो 7 दूना 14 हो गया और ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 14 7 21। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को देने में एक मिस्टेक हुआ था कि जो मात्रक है प्रश्न में विस्थापन का वो मैंने मीटर में दे दिया था गलती से। ठीक है, और चित्र में मैंने क्या दिया सेंटीमीटर में, लेकिन इसका ऑप्शन क्या आएगा मीटर या सेंटीमीटर आएगा तो 21 ही, लेकिन मात्रक का अंतर हो जाएगा। तो 50वें का ऑप्शन नंबर क्या है बी सही है। तो विज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस हो गए, अब देखते हैं हम लोग सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन। तो हमारे पास 51वां क्वेश्चन है 51। फ्रांस की क्रांति किसके शासनकाल में हुई? तो फ्रांस की क्रांति जो हुई है लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। 52 नंबर का क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो 52 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 53 है फ्रांस में चर्च द्वारा लिया जाने वाला कर था। तो चर्च द्वारा लिया जाने वाला कर क्या था टाइद। तो 53 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 54वां क्वेश्चन है वोल्शेविक क्रांति का नेता था। तो देखिए जो रूस में वोल्शेविक क्रांति हुई थी उसके नेता कौन थे? लेनिन थे। तो 54 का ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है। समानता स्वतंत्रता बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो 55 का सही उत्तर क्या है? फ्रांस की क्रांति। 56 है 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह युक्ति किसकी है? तो यह कथन कहा गया था वॉल्टेयर द्वारा। तो 56 का ऑप्शन नंबर सी सही है। किस देश पर जर्मनी के आक्रमण के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी? तो पोलैंड पर जब जर्मनी ने आक्रमण किया था तब विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, द्वितीय विश्व युद्ध की। तो क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 58 कह रहा है किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती? तो इसमें से देखिए बाकी सब तो भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, बाकी ईरान ऐसा देश है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती। नेपाल की भी सीमा लगती है, भूटान की भी सीमा लगती है और तिब्बत की भी सीमा लगती है। तिब्बत देखिए तिब्बत एक देश है लेकिन चीन ने उस पर क्या कर रखा है? अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ठीक है, जिसको क्या बताता है? अपने देश का एक अभिन्न अंग बताता है, लेकिन तिब्बत एक क्या है? स्वतंत्र देश है। ठीक है, 59वां क्वेश्चन कह रहा है गंगा नदी कहाँ गिरती है?
तो गंगा नदी देखिए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो 59 का ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। 60 वाला क्वेश्चन, भारत में मानसून का आगमन होता है। तो भारत में मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 61 है, निम्न में से कौन भारत के भौतिक स्वरूप का भाग नहीं है। तो देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये भी भारत के भौतिक स्वरूप का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार भी है, उत्तरी मैदान भी है। पश्चिम का शीत मरुस्थल, देखिए भारत में शीत मरुस्थल पाया ही नहीं जाता, ठीक है। यहाँ हालांकि बर्फबारी होती है लेकिन शीत मरुस्थल जैसा कुछ नहीं होता भारत में पाया जाता है। 61 का, और पश्चिमी भाग में तो बिल्कुल नहीं। पश्चिमी भाग में क्या है, गुजरात है और राजस्थान का हिस्सा है, तो वहाँ पे तो क्या है, ये रेगिस्तान पाया जाता है, शुष्क रेगिस्तान। तो 61 का ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। 62 है, उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा देखिए बिहार से भी लगती है, मध्य प्रदेश से भी लगती है, राजस्थान से भी लगती है। तमिलनाडु क्या है, साउथ का दक्षिणी भाग में पड़ता है, तो तमिलनाडु की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है, ठीक है। तो 62 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो उत्तरी मैदानों में पवन बहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लू कहते हैं। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। तो देखिए रबड़ का संबंध उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से है। तो 64 का ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही है। 65 निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो 65 का ऑप्शन नंबर डी तापी सही है, ठीक है। तापी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि का परिमाण दर्शाता है। देखिए जनसंख्या वृद्धि हमको जानना हो तो कैसे जानेंगे, पिछले साल कितनी जनसंख्या थी, इस साल कितनी जनसंख्या हो गई है, दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि क्या दर्शाता है, जनसंख्या में वृद्धि का परिमाण दर्शाता है। तो 66 का बी सही है। एक स्थलीय 67 क्वेश्चन है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। अगर समुद्र से घिरा है 3 तरफ से तो उसको क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप बोलेंगे। और कोई पानी का भाग या फिर सागर या महासागर का भाग 3 ओर से स्थल से घिरा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं। 68वां क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है। तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से है। तो 68 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 69 है, निम्न में से कौन सा तत्व लोकतंत्र के विकास में बाधक होता है, ठीक है। तो लोकतंत्र के विकास में देखिए जब दलगत राजनीति होगी तो वो लोकतंत्र के विकास में क्या होगा, बाधक होगा, ठीक है। तो 69 का ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है। तो इसका 70 का सही आंसर क्या है, बी, गर्म दिन और ठंडी रातें। 71 क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय रियासतों के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये सबको पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में रियासतों का विलय भारत गणराज्य में कराया था। तो 71 का ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कौन सा लोकतंत्र निर्माण का साधन नहीं है। तो देखिए रेडियो से भी लोकतंत्र का निर्माण होता है, टेलीविज़न या राजनीतिक दल से भी होता है, लेकिन टेलीफोन लोकतंत्र निर्माण का साधन नहीं है। तो 72 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो 73 का ए वाला ऑप्शन सही है। चुनाव आचार संहिता के अनुसार किस राजनीतिक दल या उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार में वर्जित है। तो देखिए किसी धर्मस्थल का प्रयोग, चुनाव के दौरान आप किसी धर्मस्थल का प्रयोग नहीं कर सकते। सरकारी वाहन का भी प्रयोग नहीं कर सकते। सरकारी अधिकारियों का भी प्रयोग आप नहीं कर सकते। तो यानी तीनों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो 74 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 75 क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निम्न में से कौन सा अस्थायी पूंजी का एक भाग है। तो औजार भी अस्थायी पूंजी है और मशीन भी क्या है, अस्थायी पूंजी है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो कह रहा है ए और बी दोनों, तो ये वाला सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर सी सही है। मानव पूंजी में निवेश से देश की उत्पादकता शक्ति में क्या होता है। तो उत्पादक शक्ति में वृद्धि होगी। तो 77 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 78वां क्वेश्चन है, निर्धनता के सूचक हैं। तो निर्धन सामाजिक अपवर्जन और सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 78 का, ये सभी। 79 कह रहा है, भुखमरी के आयाम कौन कौन से हैं। दीर्घकालिक, मौसमी, ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है ए और बी दोनों, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 79 का क्या हो जाएगा, सी, ए और बी दोनों दीर्घकालिक भी हैं और मौसमी भी हैं। 80वां क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाया गया है। देखिए
संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार में आता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको मूल अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। ठीक है, तो 80 का ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही है, संपत्ति का अधिकार। देखिए बाकी 80 क्वेश्चन तो हो गए हैं डिस्कस कल वाले वीडियो में और आज के वीडियो में। बाकी इसके आगे है 81 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन जो गणित के क्वेश्चन है, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो लेकर आऊँगा, पार्ट नंबर 3। आज का वीडियो क्या है? पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 में मैं पूरे मैथ के क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से ज़रूर सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, आपका जितना सहयोग रहेगा तो मैं और अच्छे कंटेंट लाऊंगा, अच्छे सवाल लाऊंगा और भी टॉपिक में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी मैं कुछ दिन बाद कक्षा 10 का साइंस शुरू करने वाला हूं। ठीक है, तो आप ज़रूर जुड़े रहें मेरे यूट्यूब चैनल इमेजिनियर क्लासेस से। ठीक है, बाकी पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।